फिल्म की शुरुआत दिनेश विजय एंटनी और उसके बॉस वाईजी महेंद्र के एक मनोचिकित्सक के पास जाने से होती है। इधर दिनेश ने डॉक्टर को बताया कि वह कुछ दिनों से एक आवाज सुन रहा था और इससे उसे परेशानी हो रही थी। आवाज के स्रोत पर सवाल उठाने पर दिनेश बताता है कि आवाज भगवान की तरह लगती है अगर वह वास्तव में मौजूद होते। डॉक्टर ने दिनेश को निजी इलाज के लिए अपने साथ आने के लिए कहा, जहां दिनेश ने उसे बताया कि उसने अपने दोस्त रवि को मार डाला है। डॉक्टर दिनेश को आराम करने के लिए कहता है और उसे नींद में सम्मोहित करता है, जहां वह उससे कई सवाल पूछता है। यह पता चला है कि एक चतुर दिनेश की हाल ही में एक खूबसूरत अनाथ ऐश्वर्या अरुंधति नायर से शादी हुई थी, जिसने एक वैवाहिक साइट के माध्यम से उससे संपर्क किया था। अपनी हनीमून यात्रा से लौटने के बाद दिनेश को मतिभ्रम होने लगा और उसके सिर में आवाजें सुनाई देने लगीं। साथ ही उसका सबसे अच्छा दोस्त रवि, जो उसकी मदद के लिए आता है, दिनेश के कारण एक कार दुर्घटना में मारा जाता है। दिनेश बस पकड़ता है और एक वेश्या के यहाँ झुग्गी बस्ती में जाता है, जिसका नाम जयलक्ष्मी भी है। दिनेश वेश्या को मारने की कोशिश करता है क्योंकि आवाजों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन वह भाग जाती है और लोग उसे पकड़ लेते हैं। मनोचिकित्सक दिनेश को सम्मोहित करता है और उसे वापस भेज देता है जब वह 10 साल का था। दिनेश के सिर में आवाज उसे मरने के लिए कहती रहती है और दिनेश टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन और खिड़कियों के पास विकृत चोट वाले चेहरों पर दयनीय चीजें देखता है। इलाज के बाद डॉक्टर ने दिनेश को अकेले न घूमने के लिए कहा और अपने बॉस से कहा कि दिनेश को अपने पिछले जीवन की परेशान करने वाली यादें हैं। घर लौटने पर परेशान दिनेश बिना किसी उद्देश्य के घर से भाग जाता है और ट्रेन में तंजावुर पहुंच जाता है। ट्रेन में रहते हुए उसके दिमाग में वही आवाज सुनाई देती है जो उसे उस गांव की ओर ले जा रही है और वह शर्मा, गोपाल, नटराज और जयलक्ष्मी का नाम लेता है। जैसे ही वह नीचे उतरता है, वह यह पता लगाने के लिए एक ऑटो किराए पर लेता है कि उसके साथ क्या हुआ और आवाज किसकी है। जांच करने पर उन्हें पता चला कि शर्मा अपने पिछले जीवन में विजय एंटनी एक सम्मानित स्नातक थे, जिन्होंने एक लड़के गोपाल को गोद लिया था और बाद में जयलक्ष्मी अरुंधति नायर से शादी की थी। नटराज अराव के स्कूल में प्रवेश करने तक चीजें सुचारू रहती हैं। जयलक्ष्मी और नटराज करीब आते हैं और उनका एक बच्चा होता है जो अपने पिता के रूप में शर्मा का नाम लेता है। हालांकि गांव में बातचीत चलती रहती है, फिर भी शर्मा बच्चे से प्यार करता है और उसकी देखभाल करता है। एक दिन जब नटराज शर्मा के घर से गुजरता है तो क्रोधित शर्मा बाहर निकलकर नटराज से भिड़ने की कोशिश करता है। इसी अफरातफरी में बच्चा गिर जाता है और मर जाता है। इस घटना के बाद जयलक्ष्मी भाग जाती है। 2 हफ्ते बाद शर्मा और गोपाल दोनों एक नदी के किनारे मृत पाए जाते हैं और जयलक्ष्मी, नटराज फरार हैं। उनका पता न चलने के कारण मामला बंद हो जाता है। यह बात सभी को पता नहीं है कि जयलक्ष्मी लौटती है और शर्मा से मिलकर माफी मांगती है, जिसे वह तुरंत स्वीकार कर लेता है। जयलक्ष्मी उसे खाना खिलाती है जिसमें जहर होता है और बाद में नटराज और जयलक्ष्मी उसे और गोपाल को अपने बच्चे को मारने के लिए मार देते हैं। फिर वे अपने शरीर को एक नदी के किनारे छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। परेशान दिनेश जब उठता है तो खुद को पागलखाने में पाता है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। ऐश्वर्या उन्हें खाना खिलाने के लिए टिफिन बॉक्स लेकर उनके पास आती हैं। दिनेश, जिसके अंदर शर्मा की आत्मा है, ऐश्वर्या पर आरोप लगाता है, जो जयलक्ष्मी की तरह दिखती है, क्योंकि उसे और गोपाल को एक ही तरह से मार दिया गया था। उसे बेहोश किया जाता है और कुछ दिनों के लिए उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है,
जहां शर्मा दिनेश के शरीर को छोड़ने से इनकार कर देता है। इस बीच थॉमस का फोन आने के बाद ऐश्वर्या एक पत्र छोड़कर लापता हो जाती है। यह पता चला है कि ऐश्वर्या ने दिनेश से शादी सिर्फ उस पर एक दवा का परीक्षण करने के लिए की थी, लेकिन अपराध बोध उसे एक अच्छी पति प्रेमी महिला बनने के लिए प्रेरित करता है और वह उसे कोई नुकसान पहुंचाने से इनकार करती है। और यह कि दवा के कारण उसे अपना अतीत याद आ गया था। थॉमस ने दिनेश को फोन किया और उससे उन सबूतों के टुकड़े वापस लाने के लिए कहा जो उसके गेस्ट हाउस से चुराए गए थे। जब दिनेश इसके साथ आता है तो ऐश्वर्या ने जिस गिरोह के लिए काम किया था उसने दिनेश को बताया कि उसकी पत्नी बनने से पहले वह पूरे गिरोह के लिए एक वेश्या थी। दिनेश ने सच्चाई स्वीकार कर ली और ऐश्वर्या को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। हाथापाई शुरू हो जाती है और दिनेश को रसायन की उच्च खुराक दे दी जाती है। इससे उसे असाधारण शक्ति प्राप्त होती है, जबकि उसके शरीर पर शर्मा का कब्जा हो जाता है और वह सभी को नीचे गिरा देता है और ऐश्वर्या को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अब शर्मा ऐश्वर्या को जयलक्ष्मी समझकर उससे भिड़ जाता है और उसे मारने की कगार पर है। ऐश्वर्या, जो दिनेश के बच्चे की मां बनने वाली है, उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि वह क्या बोल रहा है और उसे दिनेश की हालत पर खेद है। वह उसकी पत्नी और उसके बच्चे की मां बनने की इच्छा भी रखती है। वह उसे डॉक्टर क्रिस्टोफर कमल कृष्ण द्वारा मारे जाने से भी बचाती है, जो दवा घोटाला और अवैध अंग माफिया का कारोबार भी चलाता है। दिनेश को बचाने के चक्कर में वह बुरी तरह घायल हो गई। शर्मा, जो दिनेश के शरीर में है, बचाव में कार्य करता है और डॉक्टर क्रिस्टोफर को मार देता है। बाद में मीडिया में गिरोह के गलत काम और उनकी दवाएं सामने आईं। इसके अलावा उन्होंने खुलासा किया कि दिनेश एक पीड़ित था क्योंकि उसे एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल किया गया था और ऐश्वर्या, जो घायल हो गई थी, अब ठीक है। ऐश्वर्या, दिनेश और दिनेश की मां अस्पताल में हैं, जहां ऐश्वर्या का इलाज चल रहा है। उन्हें अपार्टमेंट के पड़ोसी से फोन आया कि एक महिला जयलक्ष्मी दिनेश से मिलने आई थी। दिनेश अपने घर जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि उस महिला की मृत्यु हो गई थी और उसने उससे माफी मांगने के लिए कहा था। जब दिनेश ने उसे देखा तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक फोटो है। उसमें उसकी और शर्मा की 50 साल पुरानी फोटो है। जिस जयलक्ष्मी को उसने देखा था वह असली जयलक्ष्मी नहीं थी। यह उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक अन्य महिला, राम्या नंबीसन थी। शर्मा द्वारा अपनी मृत्यु का बदला लिए बिना ही जयलक्ष्मी की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा शर्मा ने दिनेश का शरीर हमेशा के लिए छोड़ दिया था क्योंकि वह जल्द ही पिता बनने वाले हैं।